Okay, student. So today I'm going to start the magnetic materials. ठीक है ना। सबसे पहले मैं मैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफिनेशंस, कुछ रिलेशंस जो इम्पोर्टेंट है मैं वो डिस्कस करूँगा। ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ, हेडिंग लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस एंड द रिलेशन। ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ अभी, ये आपको हेल्प करेगा समझने में मैग्नेटिक मटेरियल्स को। ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये चीज़ें बात करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें मैं बात करूंगा। जैसे कि मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करूँ, आपको समझ में आएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी तो समझ में आएगा। तो एक जो टर्म मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या इसको जो है सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। इस तरह से डिनोट किया जाता है। लेट से आने वाले एंड पे आया करो आर्ची। सो हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, समझते हैं। अभी क्या होता है ये देखो, मैं आपको अगर एक लाइन में इसको बोलना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, फील्ड इन विच मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड फॉर द मैग्नेटाइजेशन। ऐसा फील्ड जिसमें हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स को रखते हैं फॉर मैग्नेटाइजेशन, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैं इसको ना डिफिनेशंस बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बड़ा बड़ा उल्टा सीधा उतना नहीं। आप सिंपल सा बात को समझो, सिंपल लाइन में मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, कि फील्ड इन विच, ऐसा लिखूं, फील्ड इन विच मटेरियल मटेरियल is placed for magnetization, for magnetization, ठीक है, called as magnetizing field। अब देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो फार्मूला होता है बच्चे, ये जो H जो होता है ये एक्चुअली होता है बी नॉट। बी नॉट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड है, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, है ना। ये होता है H जो होता है आपका बी नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट होता है। बी नॉट आपको पता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी, है ना। लिख देता हूं, दिस इज द फ्री स्पेस का permeability of बैक्टीरिया फ्री स्पेस। फ्री स्पेस फूड वाला फ्री स्पेस लिखा है, ठीक है, तो पता होना चाहिए। अच्छा, इसका यूनिट भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होता है, यूनिट कई बार यूज आता है, इसका यूनिट आता है बच्चे एम्पियर पर मीटर। यूनिट क्या होता है इसका, एम्पियर पर मीटर। मैं फिर से बताता हूँ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता क्या है बच्चे, ऐसा फील्ड जिसमें हम लोग मटेरियल को प्लेस करते हैं फॉर मैग्नेटाइजेशन। ठीक है ना। और मैग्नेटाइजेशन फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है बी नॉट बाई म्यू नॉट। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये म्यू नॉट होता है आपका परमेबिलिटी। ठीक है, समझ में आता है। नेक्स्ट टर्म हम लोग देखो, ये टर्म सबका यूज मैं बताऊंगा अभी। तो ये नेक्स्ट टर्म जो हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, काम आने वाला नेक्स्ट आई। आई कहते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आप क्या कर रहे हो, किसी फील्ड में मटेरियल को डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी चाहिए। तो मैं ये वर्ड्स लिखा रहा हूँ, उसका यूज करूंगा अभी। तो नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। थ्योरेटिकल है क्या ये सर? हाँ, ऐसा ही मानो। अच्छा, पीछे इट इज डिनोटेड बाय क्या, ये सर ऐसा डिनोटेड, यहाँ पर लिख देता हूँ इसका सिंबल आई। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई कैसा क्वांटिटी है सर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है।
ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब क्या है कि वेन एवर यू आर प्लेसिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल्स, आपने जो सब मटेरियल्स को है जब आप उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में प्लेस कर देते हो तो क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस होता है, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। और यही जो है सो मतलब कितना, हाउ मच, तो उसके लिए इंटेंसिटी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना, कितना डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, रेज होगा जब आप मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखोगे, नॉट मैग्नेटिक, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में जब आप मटेरियल्स को रखोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस होगा, दैट इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आया कि नहीं? मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा, एकदम इसी तरह से लिखूंगा जैसे मैंने बोला। मैंने क्या बोला कि वेन एवर नहीं, वेन लिख देता हूँ कि वेन, एकदम लोकल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, समझना कि व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड, नीट वाले बच्चे सावधान हो जाओ, यहीं से क्वेश्चन आता है, इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्या लिखा कि व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड then induced dipole moment per unit volume of that material, of that material is known as intensity of मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है, और इसका फार्मूला जो होता है बच्चा, आई जो होता है वो होता है एम अपॉन वी। आप लोग को मैंने आपको बता रखा है कि एम क्या था यहाँ पे, डाइपोल मूवमेंट, है ना। अच्छा, इसका जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ये भी होता है आपका एम्पियर पर मीटर। अच्छा, इसको मैं और अच्छे से अगर लिखना चाहूँ, इसको एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ए, अरे नहीं, क्या एम बाई वी लिखा है ना। एम को हम लोग लिख सकते हैं आई ए अपॉन वी, या इसको अगर मैं इसको लिखना चाहूँ क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, यहीं से कट करके जो है, ठीक ठीक ठीक। तो इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, जो काम का चीज़ है उसको बॉक्स में डाल देता हूँ, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है द आई का जो फार्मूला है, जो कंफ्यूजन हो गया था इसमें मैंने लिखा एम बाई वी होता है, एम बाई वी होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और इसका ऐसा यूनिट, क्योंकि देखो इसका भी होता है ना सेम था, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था एक्चुअली कैसे होता है, मैंने चेक करके देख लिया कि किस तरह से होता है। आप लोग का भी इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ देखो तो आई जो होता है वो एम बाई वी होता है, ठीक है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जाई को हम लोग क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी, है ना। तो इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, इसको आप देखोगे, इसको कहते हैं, पहले मैं आपको बेसिक वर्ड्स जो हम लोग यूज करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल से वो डिस्कस करें। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है SUSCEPTIBILITY, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चे जाई एक्स। देखो मैं एक्स की तरह लिखा हूँ, लेकिन ये इस तरह से लिखा होता है, आपको देखना होगा ऐसे लिखा होता है, ठीक है, मैं इसी तरह से लिखता हूँ,
तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, तो जाई पता चाहिए, ठीक है। अब क्या है, ये जाई जो है बच्चे ये स्केलर क्वांटिटी, आप देखोगे आपको मैंने आई डिफाइन कर दिया, एम डिफाइन कर दिया, तो अब आप लिख सकते हो ये जो जाई एम होता है वो एक्चुअली आई अपॉन एच होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप ये लिख सकते हो, इसके बारे में मैं कुछ वर्ड आपको लिखा देता हूँ, ऑब्जेक्टिव का जमाना है आजकल। क्या है, पहले इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ये भी वेक्टर था, ये भी वेक्टर था, तो इसीलिए मैं लिख देता हूँ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, विथ नो यूनिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, विथ नो यूनिट एंड डायमेंशन, एंड डायमेंशंस। क्या सर, देखो इसका भी एम्पियर पर मीटर, इसका भी एम्पियर पर मीटर, काय का यूनिट है, कुछ भी नहीं होगा। जाय का जो फार्मूला होता है वो I बाय एच होता है, और ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट कुछ नहीं होता है। सर इसका फिजिकल मीनिंग बताइए ना, जाय एक्चुअल में होता क्या, बताता हूँ। जाय का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा ही लिखता हूँ कि इसका ये क्या होता है कि कोई मटेरियल है, जैसे कि हम लोग कुछ लेते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ भी लिया, मान लो कोई भी लिया, एक ये अब मान लो ये एक मटेरियल का बना हुआ है, तो हाउ टफ टू मैग्नेटाइज दिस मटेरियल। ये जो है, ये मेरा जो क्या कहता है, लेंस साफ कर, कैमरा लेंस साफ करने का जो ये है, इसको अभी नहीं मालूम, मान लो ये कोई मटेरियल है, ठीक है ना बच्चा, ये कोई मटेरियल है। अब इस मटेरियल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कितना इजी है इसको मैग्नेटाइज करना, या कितना हार्ड है इसको मैग्नेटाइज करना। ये किससे, ये क्या डिफाइन करेगा, इस मटेरियल का जो जाई होगा, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि ये फिजिकली किस चीज को बताता है, व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मीनिंग्स, तो मैं इसको ऐसे ही बोलता हूँ कि द फिजिकल मीनिंग, और मैं ऐसा लिखता हूँ फिजिकली रिप्रेजेंटेड, फिजिकली इट रिप्रेजेंट्स, ऐसा लिखता हूँ, represents the E with which a magnetic material can be magnetized, ठीक है, मैग्नेटाइज। अब क्या है इसका मतलब, क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि जिसका जाई एम ज्यादा होगा उसको आप इजीली मैग्नेट्स में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। जिस मटेरियल का जाई एम ज्यादा होगा वो इजीली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। मैं अगर इसको लिख ही देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे भूल जाएंगे आज के बाद, ठीक है, एग्जाम आपका अभी 7-8 महीने बाद होगा, तो आपको जो है सो ऐसे नहीं, इसका एग्जाम, इस टॉपिक को बेस्ड पे एग्जाम आपका अभी हो जाएगा नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि फिर भी, और हाँ जो IIT का नीट का एग्जाम लिखेंगे उसके बाद में, इसलिए मैं लिख देता हूँ कि आप लोग भूल ना जाओ। मैं क्या लिखना चाहता हूँ कि a material with more xi लिखा है, ये क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, can be changed into मैग्नेट इजीली, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ जरा, हाँ ना बोलो यार, बेसिक चीजें बोल रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ ऐसा टफ चीजें हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं जो नहीं समझ में आएगा या कुछ भी, एकदम मैं मीनिंग बता रहा हूँ। और ये भी देखो मुझे भी पता है, मैंने भी एक तरह से इसको पढ़ा है, समझा है, तो इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, बस मैं आपको मीनिंग्स बता रहा हूँ कि सब वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो, किसी का डाउट तो नहीं है अभी तक। अब देखो, हम लोग जो पढ़ते आए हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, तो बहुत बार यूज किए हैं ये परमेबिलिटी, है ना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, कितना टफ वर्ड डिस्कस करना है आज, मैग्नेटिक,
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग किसी से डिनोट करते हैं बच्चे अभी तक यू से। ठीक है सर, तो यहाँ मैग्नेटिक मटेरियल के टर्म में जो म्यू होता है एक्चुअली बच्चे, ये होता है आपका बी एम डिवाइडेड बाई एच। सबका मतलब ये क्या है, बी एम क्या है सर, ये है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। देखो बी नोट लिखा था वो मैग्नेटिक फील्ड था, है ना, बी एम लिखा है मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। मैं इसको लिख देता हूँ, ऐसा करके इसको मीनिंग के फॉर्म में लिखता हूँ। क्या लिख सकते हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड inside the material। ध्रुविता देखने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है, क्लियर है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड देखो क्या है ना, मैं जो है सो क्लास 9th वाले बच्चों के साथ ट्राई करके देख लिया, वो सिर्फ स्क्रीन शेयर करने वाला। ठीक है, वो बच्चों लोग का फीडबैक था नहीं सर वही बेहतर था। तो वो लोग लगा कि सर इसमें ना जो आप लिखते रहते हैं इन फ्यूचर व्हाट यू आर गोइंग टू राइट वी डोंट नो, बट यहाँ पर जैसे हम लोग को आपका पेन चलते रहता है तो पता चलते रहता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक फील होता है, तो मैं बोला ठीक है चलो। तो म्यू जो होता है, म्यू जो है बच्चे वो बी एम बाय एच। ठीक है, थोड़ा सा और भी मतलब हम लोग समझेंगे इसका, ऐसे जैसे कि हम लोग इस केस में समझे वैसे समझते हैं क्या मतलब है। मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, आपको पता है क्या बताता है ये जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, वो बताता क्या है? अब ये आपको क्या बताता है, ये मेजर करता है, ये आपको बताता है कि कोई भी जो मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसको जो है मतलब कितना परमिशन इसको क्या कहेंगे, पेंट्रेटेड लिखो या परमिटेड लिखो, इसे परमिटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब कितना को वो अपने अंदर जाने देगा, कोई भी मटेरियल है वो अपने अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटर करने देगा या परमिट देगा, परमिशन देगा टू इंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो जो है आपको बताता है। ठीक है, वो चीज है जो है आपको ये बताता है किसी भी चीज का जो परमेबिलिटी। मैं आपको इसको लिख देता हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको लिखता हूँ तो आपको समझ में आए एक्चुअली क्या होता है कि इट मेजर, ये मेजर देता है, इट मेजर नहीं लिखते हैं, इट इज द डिग्री लिखते हैं, इट इज द डिग्री टू, और इट मेजर द डिग्री ऐसा लिखते हैं, इट मेजर्स द डिग्री to which a magnetic material allowed, to which a magnetic material can be penetrated, ज़्यादा अच्छा वर्ड, can be penetrated, penetrated मतलब परमिशन देना है ना, और परमिटेड में लिखते हैं इसको, और permitted by the magnetic field lines, है ना, क्या लिखा, इट मेजर द डिग्री टू विच द मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी पेंट्रेटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर में ये परमेबिलिटी जो है आपको ये बताता है किसी भी मटेरियल के अंदर कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर कर सकता है या पेंट्रेट कर सकता है, अंदर कर सकता है, मतलब इट्स अलाउइंग हाउ मच नंबर ऑफ, जितना मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी ही डिसाइड करेगा कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सो उस मैग्नेटिक मटेरियल में इंटर करेगा। ठीक है, इसका भी सर यूनिट की बात नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कर लेते हैं ना, इसका भी यूनिट का भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा दूसरे कलर से बात करते हैं। तो आप लोग वैसे भी यूज टू, मैंने यहाँ फार्मूला लिखे थे, फार्मूला से ही देखते हैं, म्यू इक्वल टू मैंने लिखा बी एम बाई एच। जरा देखते हैं बात, बी एम को आप सब एक्सपर्ट हो, आप सब ने मुझे बोला था सर ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर,
और मैं उसी दिन पूछ लिया था कि बेटा ये बताओ वेबर किस चीज का होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का सब बताए थे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको इधर ले जाएंगे तो उसको सामने बताया था कि वेबर होता है उसका। एच का अभी आपने देखा था एम्पियर पर मीटर, क्या क्या खाएगा, ये इस स्क्वायर को खा जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वेबर डिवाइडेड बाय, वेबर में डब्ल्यू कैपिटल होता है बच्चे, एम्पियर मीटर हो जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा। तो ये होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, हाँ ना। तो ये इसका यूनिट होता है, क्लियर है आप लोग को, बोलो। ओके, एक देखो एक रिलेशन, अगर हम लोग, एक बहुत अच्छा रिलेशन है मुझे याद आ रहा है, रिलेशन क्या था कि जो वेबर बी वाला था ना, जरा ऊपर चलो जहां पे मैंने आपको एच डिफाइन किया। देखो जब मैं आपको एच डिफाइन किया बच्चे, तो आपको यहां देखा था बी बाई म्यू नॉट था, एच का यूनिट हमने एम्पियर पर मीटर लिखा था, ठीक है, और बी को अगर हम बी के फॉर्म में लिखना चाहे तो म्यू इंटू एच के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर हम लोग इसको जो है, सो अगर हम लोग इस पूरे वाले को बी के फॉर्म में इस तरह से लिखना चाहे तो इस वेबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पर एम्पियर एच ए लिख सकते हैं, एच ए लिख सकते हैं, और ये क्या है ए एम है। अब क्या हो जाएगा, ए ने ए को काट दिया, यहाँ से एच बाई एम हो जाएगा, एच बाई एम। अब किसी किसी बच्चे को, ये जो वेबर होता है उसका एक यूनिट होता है बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। जो वेबर होता है ना, वेबर को हम लोग क्या लिखते हैं, जब मैं आपको इंडक्शन नहीं, आपको क्या है, इसको हम लोग वेबर को लिखते हैं क्या है, वेबर को हम लोग लिखते हैं, वेबर जो होता है, वन वेबर जो होता है वो होता है वन हेनरी, वन वेबर होता है आपका वन हेनरी एम्पियर, क्योंकि हम लोग को हेनरी के फॉर्म में चाहिए था, तो इसको एच ए लिखते हैं ना, वहीं से एच ए लिखते हैं, एच वही एच ए रखा, मान ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करते हम लोग। क्यों ऐसा लिखते हैं जरा बताता हूँ, ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो फाई होता है ना, फाई तो आपका क्या बड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो होता है वो एल इंटू आई होता है, और आई जो एल जो है सो इंडक्शन होता है, और आई जो है सो आपका करंट होता है। अच्छा ये किसको पता होगा, अभी देखो उसको पढ़ा दिया गया है, ध्रुवनीता जो है सो इंडक्शन पढ़ चुकी है और वो अभी एलसीआर सर्किट पढ़ रही है, तो उसको अंदाजा है, मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडक्टर, अभी पढ़ाना बाकी है आपको, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इंडक्टर, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ रिलेट कर दूंगा तो आपको इन फ्यूचर जस्ट समझने में चीजें आसान लगेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। म्यू इक्वल टू एच बाई एम मैं इसलिए लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आगे की चीजों को कनेक्ट होगा, जिसको दिक्कत हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ध्रुवनीता कनेक्ट कर पा रही होगी कि फाई इक्वल टू एल आई सर ने क्यों लिखा, समझ में आ रहा है ना ध्रुवनीता तुम्हें, हाँ। और एल जो है सो ये इंडक्टर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हेनरी, यहाँ पे जो हेनरी वॉट्स आया है ना, तो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और इसलिए जो है इसे यहाँ पे मैंने एम्पियर लिखा, और ये आपको फ्लक्स है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, डी फाई बाई डी टी भी करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स जब आप उसको जब डिफरेंशिएट करते हो, माइनस कर सकते हो तो उतना इंड्यूस होता है करंट वगैरह वगैरह, डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको अभी घबराना एकदम नहीं, ठीक है ना, एकदम नहीं घबराना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उतना समझो, तो आप समझ लो कि वेपर जो है इसको एच एंड ए लिख सकते हैं, और ए ने ए को खाया, इसको एच बाई एम लिख सकते हैं, अभी आप सिर्फ इसको रटा रटाया ढंग से लिखो, बाद में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं, देखो हम लोग परमिटिविटी को डिटेल में पढ़े थे, और परमेबिलिटी को मैं उतना डिटेल में आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया था, उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया, तो देखो परमेबिलिटी जो हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर रिलेटिव परमेबिलिटी भी तो हो सकता है, मैं यहाँ पे हम रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करूँ, तो जो म्यू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, बाकी आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना लिखना काफी है, ठीक है ना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट एक रिलेशन में आपको, अब इसका यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, नो यूनिट, नो यूनिट, ठीक है। चलो मेन चीज है जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, हम लोग ये जो पढ़े उस दोनों के बीच का रिलेशन जरा देखते हैं, क्या पढ़ना है हमको,
relation between permeability and susceptibility. ठीक है बच्चे, तो ये रिलेशन काम आएगा। हम लोग देखेंगे ये रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। ठीक है बच्चे, देखो अब मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। समझो, एक सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करो। हम लोग क्या किए हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उस मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर के और एक मैग्नेटिक फील्ड बी नोट में जाकर के प्लेस कर दिया। ठीक है ना, अब क्या होगा, वो क्यूब रखे हैं, वो उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को रखकर क्यों रखे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में, फॉर द मैग्नेटाइजेशन, फॉर द मैग्नेटाइजेशन। ठीक है ना, तो मैं आपसे बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल कितना हो, जरा समझना। मैं केस जो बनाया हूं, मैं इसको अगर लिख ही देता हूं। क्या लिखा हूं कि अ मैग्नेटिक मटेरियल is placed कहाँ, into magnetic field, into magnetic field कहाँ, B नोट। ठीक है, किस चीज के लिए, फॉर मैग्नेटाइजेशन, फॉर मैग्नेटाइजेशन। ओके, अब जो है अगर आपने रख दिया तो उस केस में क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन अ मटेरियल कितना। अगर बात करूं, अब मैं अगर बात करता हूं, देन अगर बात करता हूं कि देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल क्या हो जाएगा, बी। आपको पता है था मैंने कि क्या होगा, बी एम। मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल क्या होता है, बी एम होता है। इसको क्या लिख सकता हूँ, बी एम। ये बी एम कितना हो जाएगा, ये बी एम जो हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा बी नॉट। बी नॉट था आपका जिसमें आपने रखा वो, प्लस इंड्यूस फील्ड। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, बी आई। बी आई क्या है, मैं लिख देता हूँ, बी आई है इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड फील्ड। अब ये बी आई एक्चुअली होता क्या, मैं बताऊं। ये जो बी आई इंड्यूस क्या होता है, ये म्यू नॉट इंटू आई, ये होता है म्यू नॉट इंटू आई। कोई बच्चा भूल नहीं गया हो कि आई क्या था हमारा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसलिए मैंने पहले चीजों को डिफाइन किया। ठीक, और सर बी नोट के बारे में तो अभी अभी हमने देखा था कि बी नोट जो है वो म्यू नॉट इंटू एच हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं किसी ने आपसे जो पूछा था कि बच्चे बी एम क्या था, तो बोलो सर ये तो म्यू नॉट इंटू एच, एच वेक्टर क्वांटिटी है हम लोग को पता है, प्लस म्यू नॉट इंटू आई। सर आई भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, आई भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपन इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना, चीजें क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक किसी को डाउट है, कैसे क्या लिखा, यहाँ तक किसी को डाउट है नहीं ना। देखो इसलिए ये चीजें जरूरत है आपको, आपको जो है सो मैं ये लिखा है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब लिखा है तब मैंने आपको ये पढ़ा है, और यहाँ से हमने लिखा है बी नॉट इक्वल टू एच इंटू म्यू नॉट। ये यहाँ से लिखा है, कहाँ से, मैग्नेटाइजिंग फील्ड से। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इससे पहले पढ़ाया था आपको कुछ, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और यहाँ आई इक्वल टू जो है सो हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यहाँ से हम आई इक्वल टू एम बाई वी लिखे थे, लेकिन अभी इस पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग क्या लिखे हैं कि म्यू इक्वल टू, सॉरी बी आई इक्वल टू म्यू इंटू आई। क्लियर है, ये क्या है, इंड्यूस फील्ड। यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास क्या आ गया था बच्चे, बी एम आ गया, वेक्टर फॉर्म है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये आपका आ गया था म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई, दोनों वेक्टर था इसलिए मैंने इसे लिखा। अब यहाँ से म्यू नॉट को कॉमन ले लो,
ये पहले लेना चाहिए था। म्यू नॉट को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा H प्लस आई, H प्लस आई। अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से ठीक है म्यू नॉट रहने दो, H रहने दो, तो H को कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाय एच, 1 प्लस आई बाय एच, नॉट 1 बाय एच, 1 प्लस ये 1 है ये आई डिफरेंस, 1 प्लस आई बाय एच। ठीक है सर। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये तो बच्चे बी एम का है। अगर मैं आपको लिखूँ, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड की बात करूँगा, ठीक है ना। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मैंने बी ले लिया, मान लो इसका मैग्नीट्यूड बी लिया, तो हम लिख सकते हैं बी, यहाँ से एच को इधर ले आते हैं एच, तो ये हो जाएगा सर म्यू नॉट इंटू 1 प्लस आई बाई एच। आई बाई एच आप लोग को तो जाना पहचाना लग रहा है। आई बाई एच क्या था बताओ, आई बाई एच क्या था बताओ, अरे ससेप्टिव, यस। अब देखो बी बाय एच, बी बाय एच क्या था बताओ, बी बाय एच क्या था, हम लास्ट पढ़ा है, बी बाय एच क्या था, परमेबिलिटी म्यू था कि नहीं, देखो देखो हाँ देखो बी एम बाय एच क्या था म्यू, हम लोग क्या बात करें यहाँ पे एम छूट गया, बी एम बाय एच क्या है म्यू, सर इसको तो म्यू लिख लेंगे इक्वल टू, ठीक है ये हो गया म्यू नॉट, और यहाँ क्या आ गया 1 प्लस आई बाय एच क्या था जाई, आई बाय एच क्या था जाई एम, ठीक है ये चीजें यहाँ से आ गया। अब कोई बच्चा इसको भी यहाँ पटक सकता है, तो वो लिख सकता है म्यू बाय म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस जाई, कुछ बच्चा ऐसे भी लिखता है, और बोलता है सर ये तो म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी, तो म्यू आर का फार्मूला 1 प्लस जाई है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं यही लिखता हूँ, हाईलाइट तो दिखेगा तो क्या करो, कोई तो दिखना बंद हो, इसको हटा नहीं सकते क्या, ऑन ऑप्शन नहीं उधर हाईलाइट तो नहीं, ठीक समझ में आ रहा है, जिसको जो सही लगे उसको हमें याद रखो, बेहतर है ये याद रखो, ठीक। तो आपको एक रिलेशन मिल गया है ना, रिलेशन मिल गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाँ ना बोलो, ओके। अब जरा देखो, जरा समझो, कोशिश करो समझने की कि वैक्यूम, मैं बोला था ये किसका प्रॉपर्टी है भाई साहब, मटेरियल का, राइटली जाइम किसका प्रॉपर्टी था, मटेरियल का, है कि नहीं। तो अगर मैं वैक्यूम ले रहा हूं तो जाइम क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो, जाइम हो जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या है सर कि म्यू आर जो है 1 हो जाएगा इन वैक्यूम, हाँ भाई, क्योंकि ये देखो ये म्यू जो होता था वो मटेरियल्स का है, और ये क्या होता था वैक्यूम का होता था म्यू आर। अब ये भी कितना वैक्यूम का हो जाएगा म्यू नॉट बाय 1, तो यहाँ से एक चीज ये भी डेराइव होता है कि म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी जो है सो हो जाता है 1 फॉर द वैक्यूम। वैसे आप लोग को थोड़ा सा एक चीज याद रखना है कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें, एसटीपी पर हम लोग बात कर रहे हैं, एसटीपी पर बात कर रहे हैं एयर का, तो एयर का जाई आप लोग याद रखोगे, ये जाई एम जो होता है वो 0.04 होता है, एयर का जाई होता है एट एसटीपी फॉर मैं लिखा हूं कि फॉर एट एसटीपी ऐसा लिखता हूं, एट एसटीपी फॉर एयर जाई एम इक्वल टू 0.04 होता है, बहुत कम है, इतना ही होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इसीलिए आप लोग का जो है सो यहाँ से अगर किसी ने पूछ लिया कि सर म्यू आर क्या होगा, तो भाई सब क्या होगा 1.04 हो जाएगा ना, खत्म, तो इसमें तो 1 ऐड कर रहे हैं। कोई डाउट है यहाँ तक में, किसी का कोई डाउट है बोलो, ओके चीजें समझ में आ रहा है सबका, ठीक। अब देखो, अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स करेंगे, और जब मैं टर्म यूज करूंगा आपको समझ में आएगा, अदरवाइज मैं डायरेक्ट अगर क्लासिफिकेशन बने, मेरे लिए बहुत इजी था, डायरेक्ट फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक पढ़ना बहुत इजी था, ठीक है ना, और वहां से पढ़ा देता आप चीजों कनेक्ट नहीं कर पाते,
लेकिन अब हम लोग करेंगे तो आपको कनेक्ट कर पाओगे। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है बच्चे। एक कंडीशन क्या है कि पहली बात तो मैं इस चीज को पढ़ाऊंगा तो पूरा वन शॉट में पढ़ाऊंगा, एंड फॉर दैट आई नीड मिनिमम 1 आवर क्लास। तो आप लोग प्रिपेयर हो जाओ, या तो मैं अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल से स्टार्ट करूं एंड 1 घंटे पढ़ाऊं, या नहीं पढ़ूं। यू हैविंग टू चॉइस। क्योंकि देखो इसमें टाइम लग गया, मुझे लग रहा था कि मैं इसको जो है सो थोड़ा सा जल्दी करूंगा, लेकिन इट्स टेकन 40 मिनट्स। जनरली आई यूज्ड टू टीच दिस इन 20 मिनट्स जब आपका क्लासेस में। दैट्स व्हाई आई एम लिटिल बिट स्लो ना। इन ऑनलाइन क्लासेस क्या हो रहा है, मुझे चीजें लिखना पड़ रहा है। जैसे देखो ये जो चीजें मैंने लिखा, तुम जब मेरे से पढ़े हो, तुम लोग 11th में मेरे से पढ़े हो, तुम्हें पता है कि मैं ये सब चीजें लिखता नहीं हूँ। ये सब चीजें लिखता नहीं हूँ, मैं बोल देता हूँ। किसी बच्चे को लगता है कि इसको लिखना चाहिए तो लिख लेता है ना। मैं लिखता नहीं, मैं बोला कि मैं लिखता नहीं हूँ। ये सब चीजें जो है ये मैं लिखता नहीं हूँ, तो इट्स टेकिंग टाइम। जितना मुझे वो समझाने में टाइम नहीं लग रहा है, उससे ज्यादा ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, मीनिंग्स, द फिजिकल मीनिंग्स, आई यूज्ड टू टेल द फिजिकल मीनिंग, आई डोंट यूज्ड टू राइट द फिजिकल मीनिंग ऑन द बोर्ड। और क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसीलिए आप लोग का जो है तो देखो इट्स टेकन ऑलरेडी डबल टाइम। आई यूज्ड टू टीच 20 मिनट्स और मैं जो है सो नेक्स्ट 40 मिनट्स में पढ़ाता था क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स जो पढ़ाऊंगा मैं 1 घंटे में जो बोल रहा हूँ पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या होगा कि मुझे सबका प्रॉपर्टीज कम से कम मैं इसमें 15 प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट में कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा, है ना। कम से कम 10 तो करूंगा ही करूंगा। तो 10 तीनों के लिए करेंगे हम लोग, तीनों के लिए 10 करेंगे, ठीक है ना। तो इट विल टेक मिनिमम 1 आवर के आसपास लेगा। तो क्या बोलते हो, अभी पढ़ना है या नेक्स्ट डे शिफ्ट करते हैं, बताओ। तुम जो बोलोगे हम लोग ऐसा ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का मैं नाम लिखता हूँ, तुम लोग बोलो क्या करना है। ऐसा नहीं हो सकता, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको आधा एक दिन पढ़े आधा एक दिन पढ़े, ऐसा एकदम नहीं होगा। और मैं ऐसे पढ़ाऊंगा नहीं इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये लास्ट टॉपिक भी है, खत्म भी हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। नहीं तो एक तरीका और है, क्या है ना, मैं इसलिए खुद भी सोच रहा हूँ क्या इसमें बहुत लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख करके टेबल बना करके फिर नहीं, मजा नहीं आएगा, फिर मजा ही नहीं आएगा एकदम। वो काम नहीं करेंगे, वो तो मैं करूँगा कि मैं लिख करके लाऊं, तुम लोग को दे दूं, तुम लोग लिखे हो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर वो सस्पेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। हम लोग जो है सो ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हारा कोई लॉस ना हो, काम भी हो जाए। मैं क्या करता हूँ, टेबल अगर बना ले सबका तो मजा आ जाए। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखता हूँ, मैं यहाँ बोलना प्रॉपर्टीज लिखता हूँ, इसको मिटाते हैं, यहाँ खींचने का तरीका है तो यूज करते हैं। इधर प्रॉपर्टीज लिखूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे डाई मैग्नेटिक के लिए लिख दूँ, और यहाँ पे जो है सो पैरामैग्नेटिक के लिए लिख दूँ, और लास्ट में जो है सो फेरोमैग्नेटिक के लिए। एक तरीका हो जाए। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टीज लिखूंगा मैं, यहाँ जो है डायमैग्नेटिक, ठीक है, यहाँ पे है पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पे मैं फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। किसी का तो कोई क्लास नहीं है ना 7 बजे तक, किसी ने कोई कहीं पर कोई क्लास करना हो, कुछ करना हो ऐसा। राहुल, जनरली राहुल को क्लासेस रहता है, राहुल नहीं है ना, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो हम लोग देख रहे हैं, मैं एकदम से लिस्ट टाइप का बनाते चलूंगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी करना होगा, डायग्राम वगैरह में इसी में कोशिश करूंगा बना, थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, कोई बात नहीं। हमारा एनसीईआरटी बुक में बहुत डिटेल में लिखा हुआ, मैं एकदम एनसीईआरटी का ही समरी लिखा रहा हूँ, समरी लिखा रहा हूँ, तो ठीक है। हम लोग जो है सो यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बेसिस पर,
बहुत सारा है प्रॉपर्टी, मुझे पता भी है बहुत सारा, लगभग 15 के आसपास प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लोग इसमें इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन सारा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, जैसे इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, ये सब है ना, इसके बेसिस पे जो है सो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे मटेरियल्स को। किस किस को? मटेरियल को डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरामैग्नेटिक। ठीक है, वैसे थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ के आते हो यहाँ से, आना बोलो। चलो, पहली बात तो हम लोग पहला क्या डिस्कस करेंगे बच्चे? कॉज। क्या कॉज है सारे मटेरियल में यहाँ? ठीक है, क्या कॉज है मैग्नेटिज्म का, है ना? कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म पहले देखते। मैं यहाँ पर सिंपल कॉज लिख देता हूँ, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म ऐसा लिखता हूँ। क्या कॉज है मैग्नेटिज्म का? ठीक है, लाइन अभी नहीं डालें क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा बहुत है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है ना, यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म होता है इसका, इट इज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ जो है मैं लिख देता हूँ, अभी मैं इसको अब एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, चाहूंगा कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा क्या होता है, या स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स क्या होता है, ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको सिर्फ लिख देता हूँ। दिस इज द केमिस्ट्री पार्ट, आपको पता होना चाहिए, है ना? ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैं अभी कॉजेस लिख रहा हूँ, जो फिजिक्स का पार्ट है, जहां हम लोग आएंगे, जब ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी या परमेबिलिटी वाली बात करेंगे तो आपको, तो मैं अभी बता देता हूँ कि सब में कॉज क्या क्या होता है। सब में कॉज क्या होता है मैं लिख देता हूँ। तो अगर मैं इसमें लिखूँ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में कॉज क्या होता है, तो यहाँ होता है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केमिस्ट्री वाला पार्ट है, थोड़ा सा वर्ड ऐसे ही टफ होगा, तुम लोग आसान लगेगा, मुझे टफ लगता है। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, एक ही जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है। देखो मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, तो नहीं पाएगा। मैं अगर लिखूँ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं, मैं ये सब चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑर्बिटल मोशन ये होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें होता है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की होता है। यहाँ पर मैग्नेटिज्म का कॉज क्या होता है? स्पिन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको वन बाय। और यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म होता है, यहाँ पे डोमेन्स फॉर्म इसकी चलती है। तो यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है सर, देखो अगर हम लोग डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट से जो मटेरियल्स है, इसको जो है सो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो क्या होगा? ठीक है ना? तो प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, मैं एक एक करके प्रॉपर्टीज लिखूंगा। तो प्रॉपर्टी में क्या लिखूंगा कि इफ ऑब्जेक्ट नहीं मटेरियल्स नहीं सब्सटेंस लिख देता हूँ। इफ सब्सटेंस placed in uniform magnetic field, आज फिजिक्स पढ़ाने से ज़्यादा ना मेरा राइटिंग कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या होगा अगर हमारे सब्सटेंस को जो है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, तो क्या क्या होगा? पहले मैं यहाँ डायग्राम बना के समझाऊंगा, मैं लिखाने से ज़्यादा। अगर आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल इस तरह से मैग्नेटिक मटेरियल है बच्चे, इसको जो है सो आपने क्या किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे येलो कलर से मैग्नेटिक फील्ड बना, इसमें रखोगे ना तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से होंगे।
वो इस तरह से होने लगेगा। क्या है सर, बताता हूँ। तो देखो येलो कलर से ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपने क्या किया है, ये जो रेड कलर का है वो आपने क्या किया है, डाई मैग्नेटिक जो है सब यहाँ पर प्लेस किया। जब आप डाई मैग्नेटिक प्लेस करोगे तो आपको क्या पड़ेगा, यहाँ मैग्नेटाइजेशन होगा, बहुत कम होगा। डाई मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन होता है बट बहुत कम होता है, ठीक है। अच्छा सर, और कैसा होता है, इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये बता रहा है कि ये मैग्नेटाइजेशन तो हो रहा है बट कैसा हो रहा है, इन अपोजिट डायरेक्शन। ये एरो बता रहा है आपको इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पहली बार जो मैग्नेटाइजेशन होगा कैसा होगा, टूवर्ड होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है सर कि जो बी एम होगा वो बहुत लेस देन बी नोट है। बी नोट क्या, मैग्नेटिक मटेरियल, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपने मटेरियल्स को रखा, यहाँ जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है इनसाइड जो अलाउ कर रहा है दैट वन इज वेरी लेस, और वो भी कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, ये गलत बनाया मैंने, नहीं आ पाएगा इतना में, लिखते लिखते तो एक ही प्रॉपर्टी में पूरा बच जाएगा। क्या होगा, पुअर मैग्नेटाइजेशन, पुअर मैग्नेटाइजेशन और इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो पुअर मैग्नेटाइजेशन होगा और इन अपोजिट डायरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाँ ना बोलो, ओके। अब देखो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को रख दिया। जैसे मैंने बनाया यहाँ पे ग्रीन कलर से पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, और इसको भी हम लोग क्या किए हैं, इसको भी जो है सो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा इस तरह से। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है सो इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, मतलब साइड वाले को भी खींच के वो अपने अंदर से पास करा, ऐसा हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो बी एम है तो थोड़ा सा ज्यादा तो जरूर है बी नोट से। बी नोट क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे भी मैग्नेटाइजेशन होगा बट इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन हो रहा है बट इन सेम डायरेक्शन, लेकिन पुअर मैग्नेटाइजेशन ही है। तो यहाँ पे भी जो है आपका पुअर मैग्नेटाइजेशन है इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, ठीक है बच्चे। अच्छा ठीक है सर। अगर सर यहाँ हम लोग फेरोमैग्नेट, फेरोमैग्नेट का केस है, आपको पता है कि ये यूज करते हैं हम लोग, है ना, फेरोमैग्नेट यूज करते हैं। तो इसमें जो है ना जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था बच्चे, वो सारा का सारा इसी मटेरियल से पास था। आप बाहर से भी जो दे रहे थे वो भी इस तरह से कर करके वो यहीं से पास कर। इसका मतलब हो क्या, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब है क्या सर कि बी एम जो है बहुत ज़्यादा है बी नॉट से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन हुआ, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, देखिए ना सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। एक्चुअली में इसको लिखाता था मैं, तो कुछ इस तरह से पढ़ाना पड़ रहा है, तो लिखना पड़ रहा है, मे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए तुम लोग प्रिपेयर, ठीक है। किसी का डाउट तो नहीं है इसमें, चलो अब जो है तो नेक्स्ट पेज में, अरे यार फिर से पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, खतरनाक लग रहा है। अच्छा आप लोग समझ जाओगे ना कि पहला जो है सो प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है ना, हाँ इधर प्रॉपर्टीज लिखा है, ये आपका डायमैग्नेटिक है, बस कुछ नहीं। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है प्रॉपर्टीज। अब देखो अब हम लोग बनाएंगे क्या, आई एच कर्व। वैसे देखते हैं इसको क्या हो गया, आई एच कर्व कैसा होता है सब, आई एच कर्व।
ये कौन सा प्रॉपर्टी नंबर हो गया? ये 1 था, मैं लिख देता हूँ 1, ये 2, अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दिस वन इज द 3। 3 प्रॉपर्टी हम लोग सबका IH कर्व देखेंगे। मैं आपके लिए आपको फिर से जमाने के लिए बता दूं, ये डाई मैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये फेरोमैग्नेटिक है ना। DPF समझ में आ रहा है ना, कैसा है DPF है, ठीक है। अब देखो इसमें जो IH कर्व होता है वो ऐसा होता है। ओहो, मैं जो है सो कलर तो बहुत खराब यूज कर रहा हूँ। और इसका IH कर्व ना इस तरह से होता है। पहली बात, यहाँ I जो है सो स्मॉल होता है, निगेटिव वेरी करता है, बट क्या है लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू फील्ड, है ना। तो ये कैसा है आपका, मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ कि I कैसा है, स्मॉल होता है। अगर इसको मैं I ले रहा हूँ, इसको मैं अगर H ले रहा हूँ, तो यहाँ I क्या है, स्मॉल है, ऐसा है नेगेटिव। देखो इधर नेगेटिव की तरफ I आ रहा है, इधर पे तो माइनस I होगा ना, नेगेटिव और लीनियरली वेरी करता है। इसको लिखूं क्या, वेरीज लीनियरली विद फील्ड, ठीक है ना। सो I वर्सेस H का जब हम लोग कर्व बना रहे हैं तो ये लीनियरली वेरी करता है और इसका IH का कर्व इस टाइप का होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि आप जो है पैरामैग्नेट्स में क्या हो जाए, अगर पैरामैग्नेट्स में आप I वर्सेस H का कर्व बनाओगे, I वर्सेस H का कर्व बनाओगे, देन यू विल फाइंड ये ऐसा हो जाए, क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ जो है सो मैग्नेटाइजेशन होता था, सेम डायरेक्शन में होता था बट कम होता था। तो यहाँ पे भी क्या होता है, स्मॉल ही होता है। I पर अगर आप कमेंट कर दो तो ये क्या होता है, स्मॉल ही होता है, ठीक है, बट पॉजिटिव, पॉजिटिव वेरीज विथ फील्ड। और यहाँ से आपको दिख रहा है कैसा लीनियरली, ये कैसा है लीनियरली है, ये लीनियरली वेरी करता है, ये भी लीनियरली ही है बट नेगेटिव में वेरी करता है। अच्छा, इसका कैसा कर्व होता है, देखो ये प्रैक्टिकल कर्व्स है बच्चे, आप लोग को इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ऐसे एक्सप्लेनेशन है इसका, ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन आप लोग को नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ जो है सो इसका कर्व होता है ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे ऐसा, आपको बुक में दिख जाएगा। ये केस है फेरोमैग्नेट का, फेरोमैग्नेट में ऐसा केस है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि I जो है यहाँ पे स्मॉल था बट यहाँ I क्या होता है, लार्ज होता है, I वेरी लार्ज लिख सकता हूँ, यहाँ वेरी लार्ज होता है, ठीक है। और ये नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर विथ H फील्ड, समझ में आ रहा है आपका। तो ये IH का कर्व है, ये कर्व इसका इस टाइप का होता है, डाई मैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए और फेरोमैग्नेटिक। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताओ समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखो, अब जो एक इम्पोर्टेंट पढ़ाऊंगा, ये क्वेश्चन आया है यहाँ से, यहीं से क्वेश्चन आता है। मैं आपको क्वेश्चन बोर्ड का कराऊंगा तो आपको देखोगे कि ये वाला जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ से, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जाई वर्सेस टी कर्व, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व। अब यहाँ जो आप लोग ने मैरी क्यूरी के बारे में पढ़ा है ना, मैडम क्यूरी के बारे में जो पढ़ा है ना, वो चीज़ें यहाँ आएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे जो है बच्चे, यहाँ पे अगर देखा गया कर्व, मैं पहले सबका ना ये बना देता हूँ एक कलर से, कैसा कलरफुल हो जा रहा है, सबका ये बना देता हूँ एक कलर से ऐसा। और सब पे इधर जो है जाई एम ले रहे हैं हम लोग, एक्स की तरह देखा लेकिन जाई है, इस बार हम टेम्परेचर ले रहे हैं। यहाँ पे जाई एम ले रहे हैं और यहाँ पे बच्चे टेम्परेचर ले रहे हैं, यहाँ पे जाई एम ले रहे हैं और यहाँ पे बच्चे टेम्परेचर ले रहे हैं, समझना, ठीक है ना। अब क्या है कि इसमें देखा गया, यहाँ पे जो है इस मटेरियल का तो आपको पता है कि जाई एम क्या होता था, बहुत एम कम होता था, ससेप्टिबिलिटी कम ही होता था ना, तभी तो मैग्नेट क्या कहता है मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ, कम हुआ। इसका मतलब तो एक चीज सर पता चल गया, इसका कर्व होता कैसे, पहले मैं आपको बना के दिखाऊँ, सबका कर्व बना देता हूँ फिर एक्सप्लेनेशन लिखूंगा। इसका कर्व होता है ऐसा, एक्चुअली बहुत पास होता है,
इतना दूर नहीं, ये जो है ऐसा बहुत पास, ठीक है। इस वाले में जो कर्व होता है वो ऐसा होता है बच्चे, और इस वाले में कर्व तो बड़ा ही अजीब सा होता है, ऐसा होता है। यही तो हम लोग मैरी क्यूरी के बारे में बात करें, पता नहीं उनका नाम क्या था, मैडम क्यूरी था कि मैरी क्यूरी था, भूल गया। मुझे सिर्फ क्यूरी टेम्परेचर पता है, क्यूरी टेम्परेचर क्वेश्चन आता है, क्यूरी टेम्परेचर यहाँ कर वैसा होता है, ठीक है ना, और यही होता है आपका क्यूरी टेम्परेचर। मैं आपके आता हूँ यहाँ तक, पहले यहाँ बात देखो, यहाँ पे ऐसा दिखा, यहाँ पे ऐसा दिखा, तो यहाँ पे एक चीज तो पता क्या, इसका जो जाइम होता है वो स्मॉल होता है, कैसा होता है, स्मॉल होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है सर, ठीक है ना। और आपका एक चीज और पता चलता है कि यहाँ जाइम जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर जाइम निगेटिव और छोटा, तो यहाँ पे अगर आ गया इस मटेरियल का जाइम, तो ये यहीं पर है, देखो ये यहीं पे है, टेम्परेचर आप कितना भी गर्म कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, कोई फर्क आपको नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो इतना, एंड यहाँ लिख देता हूँ, इट्स अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये होता है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या है कि जाई एम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी नोट होता है, टी नोट लिखा मैं, टी नहीं लिखा, टी नोट लिखा, कंफ्यूज मत हो। टी नोट का मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल टेम्परेचर उसी पर डिपेंड करता है, बाकी ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, बाकी आप टेम्परेचर गर्म करो कुछ करो उसका जाई में फर्क नहीं पड़े। यहाँ दिख रहा है गर्म करने से जाई कम हो रहा है, यहाँ पे जो है सर जाई एम बच्चे स्मॉल तो होता है बट पॉजिटिव होता है, बट पॉजिटिव होता है, समझना, ठीक है ना। और यहाँ जो है नीचे कम हो रहा है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो होता है, इस केस में जाई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। इसका मतलब सर ये किस चीज को फॉलो करता है, दिस इज फॉलोइंग द क्यूरीज लॉ, ये जो है सर क्यूरी लॉ को फॉलो करता है, मैं लिख देता हूँ, ये जो है यही है क्यूरी लॉ, आप लोग भूलना मत, मैं आपको यहाँ पर क्यूरी टेम्परेचर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ये कहलाता है क्यूरी लॉ, तो ये क्यूरी लॉ को फॉलो करता है सर, ठीक है। अब फेरोमैग्नेट की बात करते हैं, बड़ा अजीब सा कर्व, देखो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज तो कंफर्म है कि इस केस में जो है सो जाइम बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे जो है सो जाइम वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, ठीक है ना। और कैसा है सर, पॉजिटिव भी है, देखो ऊपर पॉजिटिव भी है, ठीक है ना, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, देखो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इस चीज को मत भूलना बच्चे, ठीक है ना। तो ये कैसा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मैं लिख देता हूँ, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, पूरा आएगा कि नहीं पता नहीं, ये टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे बात करें तो ये पॉजिटिव होता है, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट ये भी होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट ये भी है, समझना। अच्छा सर, अब क्या क्या होता है सर इसमें, इसमें क्या होता है बच्चे कि ये जो टीसी मैंने लिखा है ना, इसका जो जाई का रेशियो होता है, ये आप लोग याद रखो, कि जाई एम जो होता है वो एक्चुअली 1/t माइनस टीसी होता है, देखो 1/t माइनस टीसी होता है, समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए इसका कर्व ऐसा होता है, तो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा टीसी क्या है सर, यहाँ पे ये टीसी क्या है, दिस टीसी इज अ क्यूरी टेम्परेचर, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ जगह नहीं इसलिए लिखता हूँ, ये इसको कहते हैं हम लोग क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है ना। तो यहाँ जाई का जो फार्मूला होता है ये होता है 1/t माइनस टीसी, ठीक है ना। जैसे ये क्यूरी टेम्परेचर जो है सो बहुत हाई होता है, जैसे मान लो आयरन ले लोगे तुम, अगर आयरन के केस में ले लोगे तो ये 750-800 के आसपास होता है, मतलब क्या है 750 के आसपास, मतलब लगभग 1000 केल्विन के आसपास होता है क्यूरी टेम्परेचर, समझ में आ रहा है। तो अब 1000 केल्विन से ऊपर करोगे तब जाकर के इसका वो मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी चेंज होगा, समझ रहे। आयरन के केस में आप क्या लिखोगे, आयरन के केस में जो है लगभग 750 के आसपास होता है, याद नहीं करना, इसे याद नहीं करना, ये चीजें समझ में आया कि नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं ये बताओ, आ रहा है सबको समझ में। अच्छा ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा हो, बहुत ज्यादा हो गया सर छोड़ दीजिए, ऐसा मन कर रहा हो, पहले डिसाइड कर लेते हैं।
तो चिड़िया चुग गई खेत। मैं बोला था कि मैं शुरू करूंगा तो इसको खत्म करेंगे। किस किस को लग रहा है कि सर थकान हो रहा है, अब समझ में आना बंद हो गया? वैसे तुम लोग को तो आदत है, तुम्हारा स्कूल का क्लासेस तो 4.5 5 घंटे चलता है कि नहीं? चुप हो गया डिस्कशन। अरे मैं भी क्लासेस लेता हूँ, भूल जाता। रुक जाओ, मेरे मोबाइल में 3% का बैटरी है, जस्ट वेट, इसको चार्ज में लगाता हूँ। अभी चलेगा दंगल थोड़ा लंबा। अभी मैं 5th प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ। भूख लग गया है तो घर में ऑर्डर दे दो, कुछ नाश्ता पानी आ जाए। तुम लोग का ऐसा होता है क्या कि तुम लोग पढ़ते रहते हो तो मम्मी लोग को लगता है कि बच्चा जो है बहुत देर से पढ़ रहा है तो बीच में चाय आ गया, कॉफी आ गया, होता है राहुल? मैं इसलिए तुमसे पूछा ना, तू झूठ बोलेगा तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही बोला था। देखो लंबी हो गया ना लेक्चर, तो सोचा थोड़ी सी बातें करी, इसलिए कुछ भी बोल दी। चलो ठीक है, मैं भी पानी वानी पीते रहता हूँ, बिस्किट विस्किट रखा रहता हूँ, बीच बीच में खा लेता हूँ, तुमको पता नहीं चलता। ठीक है, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अब जो है म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग। तो इस केस में जो है ना बच्चे, इस केस में जो है सो म्यू लेस देन म्यू नॉट होता है, तो हम लोग देख ही रखा था। म्यू लेस देन म्यू नॉट होता है, कितना लेस होता है सर? तो यहाँ पे जो म्यू आर पर अगर कमेंट करना चाहे तो अगर म्यू लेस देन म्यू आर है, इसका मतलब आर क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। उल्टा लिखे, मुझे 0 लिखना था, कोई बात ऐसे तो लिख सकते, क्या दिक्कत, क्या दिक्कत, ऐसे लिख सकते। ठीक है, तो म्यू आर पर रिलेटिव परमिटिविटी है पर बात कर रहे हैं, तो इस केस में ये कौन सा केस है? भूल मत जाना, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है ना? तो डायमैग्नेटिक के केस में जो है सो म्यू आर 0 से लेकर के 1 के बीच में वैरी करता है। याद रखो, किसी किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है, वो लोग निगेटिव में मार देता है टिक, क्वेश्चन आया हुआ है। वो लोग सोचता है ये निगेटिव, कि इसको बड़ा ही निगेटिव आदमी मान लिया है वो लोग, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इस केस में जो बच्चे म्यूज है सो ग्रेटर देन म्यू नॉट होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पैरामैग्नेट। ठीक है ना? तो इन पैरामैग्नेटिक केस द म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, इसका मतलब क्या कंडीशन हो सकता है कि सर इस केस में जो है सो 1 से ज्यादा होता है, मतलब सर म्यू आर जो है सो 1 से ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे 2 से छोटा भी होता है। 1 से ज्यादा तो इनफाइनाइट लिख सकते हो तुम, ऐसा नहीं होता है। वो किस में होता है? इस केस में होता है। तो इस केस में जो है म्यू होता है बच्चे वो ग्रेटर देन जो बहुत ज्यादा होता है म्यू नॉट से। इसका मतलब है सर यहाँ पे म्यू आर पर अगर कमेंट करना चाहेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा होता है बच्चे 1 से। सिंपल प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टी था, सबको समझ में आ गई? ठीक, और किस चीज पर कमेंट कर ले? और हम लोग अगर हम लोग इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो क्या बात करते हैं? मैं अगर बात करूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 का, तो 6 प्रॉपर्टी क्या है बच्चे कि इफ यू आर प्लेसिंग द सब्सटेंस इन नॉन यूनिफॉर्म, तो मैं क्या लिखूं कि सब्सटेंस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो डायमैग्नेटिक होता है ना बच्चे, एक्चुअली ये मूव करता है फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे कि हमने इसको समझने के लिए क्या किया कि इसको रखते हैं हम लोग एक यू शेप वाले ऐसा नली में। ठीक है, कोशिश करता हूँ बनाने की, ऐसा रख, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। मान लो यहाँ नॉर्थ पोल डाल दिया, यहाँ पर जो है ऐसा डाल, तो आपको दिखेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से भाग गया है सब्सटेंस। इसमें मान लो वो सब्सटेंस है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इस तरह से भाग गया, देखो इधर की ओर भागा,
इधर की ओर भागा, इसका मतलब क्या है कि इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। लिखे तो ये क्या होता है, इसे लिखना पड़ेगा, इट मूव्स फ्रॉम इट्स मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं पैरामैग्नेट्स का। तो पैरामैग्नेट्स वाले में भी सेम वही चीज, हम ऐसा नहीं, मैं इसको लिखा सकता था, बहुत लंबा करके लिखाया जाता है, लेकिन क्या है ना कि मैं सोचा कि डायग्राम बना के आपको मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। डायग्राम बाद में बनवाया जाता है, मैं आपको बहुत ज्यादा ना लिखना पड़े इसलिए मैं ऐसे कर दिया, नॉर्थ और साउथ लगा दिया ऐसे। तो इस केस में क्या होता है, इधर की ओर अट्रैक्ट, ऐसा अट्रैक्ट हो गया और इधर जो है सो ये यूं नीचे। इसका मतलब क्या हो गया सर, इट मूव्स फ्रॉम वीक फोर्स फ्रॉम सॉरी इट मूव्स विद सॉरी इट मूव्स फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। लिख सकते हैं इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आता है, तो ये ऊपर चल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। ये नहीं समझ में आया, देखो मैं फिर से बताऊं। देखो क्या है कि हमने जो है सो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को यहाँ पे इस तरह से वीकर में फिल किया, मान लो लिक्विड फॉर्म, ठीक है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को लिक्विड फॉर्म में ऐसा फिल किया, ठीक है ना। अब जो है सो आप इसको देखोगे, यहाँ पे आपने नॉर्थ साउथ पोल लगाया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की, तो आप देख रहे हो कि ये जो है ना यहाँ से इधर की ओर भाग के आपको शो करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। इस केस में देखा गया कि यहाँ पे सेम किए तो आप इधर क्यों आ गए, दिस इज टेलिंग यू द इफ यू आर प्लेसिंग अ सब्सटेंस इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब आप सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए तो ऐसा होगा। इसका मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके भी समझा देता हूँ, इसका एग्जांपल ही बताता हूँ कि अगर आप पाउडर फॉर्म में रख दोगे तो क्या होगा। ये तो मैंने ऐसे बोल दिया लिक्विड लिक्विड के फॉर्म में रखा तो क्या होगा। अच्छा इस फील्ड इस वाले पार्ट में क्या होता है, इस वाले पार्ट में फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, ये मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, कहां से, फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्टली क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। आपको बस सिर्फ पॉइंट लिखना होता है, ठीक है। देखो मैं इसको ना और अच्छे से समझाता हूँ, थोड़ा एक और दूसरा एग्जाम्पल। वैसे मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में तो आ गया होगा, समझ में नहीं आया क्या। हाँ देखो यहाँ पे जो लेवल है ना वो डिप्रेस्ड हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, स्लाइटली रेज हुआ है टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ, है ना, ठीक है। चलो फिर अगर आ गया है तो ठीक है, फिर हम लोग दूसरा देखेंगे। अरे ये बार बार ना मुझे डायग्राम बनाने में तो टाइम ज्यादा बर्बाद हो, लेकिन एक चीज है ना कि तीनों का तीनों एक साथ कवर हो जा रहा है, ये अच्छी बात है। नहीं तो मुझे एक पहले पढ़ाना पड़ता, फिर डाई मैग्नेटिक, फिर पैरामैग्नेटिक, फिर पैरामैग्नेटिक, तो बहुत टाइम लगता। ये अच्छा है। ओके अब क्या है कि मान लो डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का एक रॉड लेकर के और उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में लटका दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कितना है, 7 नंबर क्या है कि when rod of material suspended between poles of magnet,
ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में सस्पेंड किया गया तो क्या होगा ऐसा, तो मैं आपको डायग्राम मान लो इधर नॉर्थ पोल, यहाँ पे आपने देखा साउथ पोल, और मैग्नेट्स को आपने इस तरह से सॉरी रॉड है उस मटेरियल, जैसे डाई मैग्नेट के रॉड को आपने यहाँ से हैंग किया, ऐसा एक ऊपर सीलिंग है वहां से हैंग किया, तो आप देखोगे ये ऐसा हो जाएगा, रॉड ऐसा हो जाएगा, क्या हुआ कैसे हुआ, ये मान लो सेंटर में इस तरह से टाई था, तो यहाँ से आपको दिखेगा ये ऐसा होगा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से होता है, नॉर्थ टू साउथ, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, ये जो रॉड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ये रॉड जो है सो परपेंडिकुलर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है ना। सो दिस रॉड बिकम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यहां से मैं लिखाऊं या आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, इट becomes perpendicular समझना to external magnetic field, okay, so it's become perpendicular to external magnetic field। अच्छा सर, बात करते हैं पैरामैग्नेटिक का। फिर से आपने क्या किया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जैसे कि नॉर्थ और साउथ पोल में उसके रॉड को आपने लटका दिया, अपने रॉड को जो है सो इस तरह से लटका दिया, जैसे ही आप लटकाओगे तो आपको दिखेगा कि ये रॉड तो पैरेलल होगी, ये रॉड तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, आपको दिख रहा है कि ये जो है सो इसका पैरेलल हो गया, रॉड जो है पैरेलल हो गया, तो रॉड कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो कोई बच्चा मुझे बोलता है कि सर ये ऐसा क्यों हो जाता है, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि नहीं, चलो अब दूसरा कह सकते हैं, लास्ट वाला तो ऐसे ही हो, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, फिर से आपने फेरोमैग्नेटिक रॉड को आपने, अब ये बहुत फास्ट है, जैसे ही आपने प्लेस किया, ये मान लो धीरे धीरे ऐसे करके एडजस्ट हो, एक कुबाच सीधा घूम जाएगा नॉर्थ से, आपको पता है इसका जायज वैसे सीधा, तो पोल्स जो है सो दो पोल्स के बीच में आपने यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर भी पैरेलल हो जाएगा, आपको सिंपल नहीं, मैं यही देता हूँ कि इसमें भी होता है, तो मैं स्ट्रॉन्ग से क्या मतलब, तो इतना लिखता हूँ, इट बिकम्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो आप मान लो एक डाई मैग्नेटिक मटेरियल लिया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, और नॉर्थ साउथ पोल के बीच में या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप डाल दोगे, तो देखोगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इन केस ऑफ डाई मैग्नेट, इन केस ऑफ पैरामैग्नेट्स अलाइन हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ, पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है सर, और इन केस ऑफ फेरोमैग्नेट आल्सो इट विल बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे मेरा तो पता है, हाँ मेरा मुंह दर्द करने लग गया था बोलते बोलते, कितना टाइम हुआ है, वॉइस कॉलिंग बुरा लगता है ना, जनरली मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता था, तो पापा ऐसे कॉल नहीं करते थे मुझे बीच में, तो उनको पता है, मैंने बताया था उनको कि मैं 7 बजे के बाद फ्री रहूँ, 7 तो नहीं बजा शायद, पता नहीं क्यों कॉल किया, ठीक है, अच्छा तो अब ये हो गया, अब क्या है, एम और एच के वैल्यू पर कमेंट कर लेते हैं, है ना, कैपिटल एम और एच के वैल्यू पर कमेंट करते हैं, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट पे हम लोग बात करते हैं, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हम इसको जो है सो एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं, लास्ट मेन में यही है, आप थोड़ा एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना,
एनसीईआरटी अभी पढ़ना पड़ेगा। क्या बात कर रहा हूं मैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ substance in presence of external magnetic field। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो वैल्यू ऑफ मतलब वैल्यू ऑफ एच की बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ सॉरी एम की। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होता था, एम, एच नहीं एम। वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट एम होता था, तो ये क्या होगा, इट्स लेस, ये लेस होगा आपका। वैल्यू ऑफ कैपिटल एम क्या होगा यहाँ पे, लेस होगा। अच्छा सर, एंड अपोजिट ऑफ कैपिटल एच, यहाँ पे एच का, कैपिटल एच का अपोजिट भी होगा, मैं लिख देता हूँ इसको, एंड अपोजिट ऑफ एच। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ पैरामैग्नेट्स यहाँ पे भी एम लो होगा। एम क्या होगा बच्चे, लो, बट सेम होगा, बट सेम इन डायरेक्शन ऑफ एच, एच के डायरेक्शन में सेम होगा। और यहाँ जो एम होता है बच्चे, ये वेरी हाई होता है, वेरी हाई। घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहा हूँ, वेरी हाई डायरेक्शन सेम एच, एच एच के सेम डायरेक्शन में होगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। एच बोले तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करें, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। ठीक है, अब मैं ना आपको बता देता हूं कौन कौन सा मटेरियल है तीनों में। हम लोग बात कर रहे हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, लास्ट लेक्चर। समझ में आ रहा है सबको, तो अब हम लोग बात करें एग्जांपल। आर्ची समझ में आ रहा है, मोबाइल रख के चले गई तो ब्राइटली। अब देखो, हाँ अब देखो हम लोग ना वो एग्जांपल लेंगे, बहुत सारा बुक में लिखा रहता है, लेकिन जो सब फेमस है तो आपको थोड़ा सा समझने होगा। तो हम लोग पहले डायमैग्नेटिक की बात करें, तो डायमैग्नेटिक में पहला H2, आप लोग पढ़े होंगे है ना, H2O, H2, फिर ZnAuSb या डायमंड जो होता है, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, ETC। ठीक है ना, ये होता है। अच्छा सर, इसमें क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, MgO2, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो है ना डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है ना, ये आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में मिलता है। ये जो है इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, फाउंड इन, है ना, फाउंड इन, और मे बी फाउंड इन ऐसा कर देते हैं, तो केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, मे बी फाउंड इन, may be found in solid, liquid और गैस। ठीक है, अच्छा यहाँ दिख रहा है आपको NaKMgO2 और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। टीन का क्या होता था, एसन ना, टीन का एसन होता है ना, एक केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे, हाँ तो बोला करो, मैं लिख के नोट्स बना करके डाल दूंगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मे बी फाउंड इन
सॉलिड दिख रहा है आपको, लिक्विड, लिक्विड और गैस भी है इसमें, गैस, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल देखो, मैग्नेट्स बनाने के लिए जो यूज होता है, क्या क्या हम लोग यूज करते हैं, एक दो एग्जांपल बोलो तो आप लोग, मैं देखो आप लोग को याद है कि फेरोमैग्नेट का एग्जांपल बताओ। पहला तो आयरन है ना, कोबाल्ट, निकेल, और इस सब का एलॉयज भी, पहले तो इतना लिखने के बाद लिख देता हूं क्या, निकेल, ऑल एलॉयज, फिर Fe3O4, ठीक है ना, ये सब, बाकी छोड़ देता हूँ, ETC, ठीक है ना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, कुछ उल्टा सीधा एक भी गलत लिखा है तो गड़बड़ हो जाए। तो ये जो है ना, ये सब जो है नॉर्मली आपको जो है सॉलिड में मिलेगा, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिलता है। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा वर्ड लिख देता हूँ, नॉर्मली, थोड़ा सा केमिस्ट्री के लिए करेक्ट वर्ड लिखना चाहिए, इसलिए मैंने ये वर्ड ऐड कर दिया, नॉर्मली फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड लिख देता है क्या, नॉर्मली फाउंड इन सॉलिड, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो मैं जो है सर नेक्स्ट डे आप लोग मुझे सिर्फ लेकिन याद दिलाओगे, ठीक है ना, मैं इसलिए भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो है सो करंट भी, हमारे यहाँ करंट भी जा चुका है अभी, उसी करंट से मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो बिना करंट का भी चलता है, ठीक है। तो अभी जो है सो मैग्नेटिक हिस्टेरिस कर्व वगैरह सब है, थोड़ा सा बच गया है, ठीक है ना, और हिस्टेरेसिस लॉस जो है ये सब मैं पढ़ाऊंगा, बाकी जो CBSE के सिलेबस है तो ये सब हटा दिया गया है, तो अगर तुम लोग का मन नहीं हुआ तो मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं देखूंगा क्योंकि आज लेट हो रहा है तो इसलिए मैं आप छोड़ देता हूँ, बाकी सब चीज़ें जो है सो हम लोग को पता चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग को बेसिक चीज़ें पता चला आज। तो ये हुआ, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल्स पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन कराऊंगा, तो हमारे पास जो 1.5 आवर टाइम होता है, तो मैं 30 मिनट्स या 30 to 40 मिनट्स जो है सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लगभग 20 मिनट के आसपास ये पढ़ाऊंगा और 20-25 मिनट आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद देखेंगे हम लोग तो NCERT का एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, हिस्टेरिसिस ऐसे करके कहते हैं उसको, तो वो जो लॉसेस का जो क्वेश्चन होगा उसको आप छोड़ देना, ठीक है ना, हिस्टेरिसिस लॉस जो है उसको छोड़ के बाकी जो है सो आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आप लोग NCERT जो है मैं डिस्कशन कर लूंगा, आप NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेना, एडिशनल छोड़ के, एडिशनल मैं किसी और दिन दूंगा आपको होमवर्क, मतलब नेक्स्ट होमवर्क जो है आप अभी ही लिख लो, एडिशनल क्वेश्चन जो होंगे सो नेक्स्ट होमवर्क है आपका, तो पहले आपको जो एक्सरसाइज के जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो करने हैं, ठीक है। होमवर्क सबको क्लियर है, होमवर्क सबको क्लियर है, हाँ ठीक है। तो हम लोग और थोड़ा सा इसका जो प्रॉपर्टीज और थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है, बट ये तीनों में आप हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना, मेन मेन डिफ्रेंशिएशन आप इतना भी लिखोगे और आपका क्वेश्चन मैक्सिमम ही 5 मार्क्स से ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता, कितना डिफरेंसेस आएगा, 2 3 4 लिखने से काम हो जाएगा, तो हम लोग वैसे भी 8 9 लिख लिए, ठीक है, तो काफी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, किसी का कोई डाउट है?